सुप्रभात बच्चों। हमने पिछले भाग में कुछ आसन के बारे में पढ़ा था। मकरा आसन तक के हम पढ़ चुके थे। इसके बाद में आज हम शशका आसन के बारे में जानेंगे। शशक अर्थात खरगोश। इस आसन की आकृति बैठे हुए खरगोश जैसी प्रतीत होती है, इसलिए इसे शशका आसन कहते हैं। इस आसन की कुछ विधियां हैं। वज्रासन में बैठाकर दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए एवं हाथों को धड़ की ओर सीध में रखते हुए व श्वास छोड़ते हुए धड़ को सामने की ओर मस्तक जमीन में छूने तक झुकाइए। कुछ क्षणों के लिए श्वास बाहर की ओर रखिए और फिर श्वास लेते हुए हाथों को धड़ को एक सीधे से सिर के ऊपर की ओर ले जाकर आइए। तब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में आ जाइए। कम से कम इस आसन को 3 बार ऐसा कर सकते हैं। इसके लाभ हैं, चेहरा कांतिवान बनता है और नेत्र ज्योति बढ़ती है। इसके बाद उदर के रोग ठीक होते हैं, मानसिक विकार दूर होते हैं और स्मृति बढ़ाने में भी यह सहायक होता है। क्रोध शांत करने में भी यह सहायक होता है। इसके लिए कुछ कुछ सावधानियां हैं, वे आप सुनेंगे। जिन्हें गर्दन, कमर एवं पीठ में दर्द हो उन्हें शशका आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है सुप्त वज्रासन। वज्रासन में बैठकर पीठ के बल लेटकर यह आसन किया जाता है, अतः इसे सुप्त वज्रासन कहा गया है। इसकी विधियां है, कक्षा 6 में सीखे गए अनुसार दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर वज्रासन में बैठ जाइए और कोहनियों का सहारा लेकर पीठ के बल लेट जाएं और हाथों का सहारा लेकर पीठ को अधिकतम ऊपर उठाएं तथा सिर का मध्य भाग भूमि से टिका दीजिए। फिर पीठ को धनुषाकार में मोड़ते हुए अधिकतम ऊपर उठा लीजिए और हथेलियों को जगह पर रखिए। यथाशक्ति रुकने के पश्चात जितनी क्षमता आपके अंदर है उतनी देर आप रुक सकते हैं। फिर हाथों का सहारा लेकर लेटे और गर्दन सीधे करें तथा शरीर पर बिना झटका लगाए सामान्य अवस्था में आए। इसके लाभ है, रीढ़ में अभूतपूर्व लोच उत्पन्न होती है और फेफड़े तथा हृदय पुष्ट होते हैं एवं गर्दन संबंधी रोगों के उत्पन्न होने की संभावना भी नहीं होती है और नेत्र ज्योति बढ़ती है। इसके लिए कुछ सावधानियां जो सुनेंगे आप। गर्दन में झटका नहीं देना चाहिए इस आसन को करते समय एवं पीछे लेटते समय हाथों का सहारा ले, अन्यथा गिरने तथा सिर में चोट लगने की संभावना हो सकती है। तो यह आपका कौन सा आसन हो गया? यह आपका सुप्त वज्रासन देखा आपने। इसके बाद है सिंहासन। संस्कृत में सिंह का मतलब होता है शेर, है ना? अतः शेर की आकृति की स्थिति में आने को सिंहासन कहा जाता है। इसकी विधियां है, वज्रासन की स्थिति में आप बैठ जाइए एवं अब थोड़ा उठिए और घुटने के बल हो जाइए एवं दाहिने पैर की एड़ी व पंजा बाएं पैर की एड़ी के ऊपर से कैंचीनुमा आकृति करके दूसरी ओर रख लीजिए। अब दोनों एड़ियों पर बैठ जाइए व दाहिना हाथ
दाहिने घुटने पर तथा बायां हाथ बाएं घुटने पर रखकर अंगुलियां फैला लीजिए। अब जीभ बाहर निकालिए, जितनी निकाल सके। दृष्टि नासाग्र रहेगी, मतलब आपकी दृष्टि नाक के द्वारा आप जीभ तक पहुंचाने की करेगी। वापस आते समय मुख सामान्य कर लीजिए और हाथों को ढीला छोड़ दीजिए एवं पूर्व स्थिति में वापस आ जाइए। यह विधि हो गई सिंहासन की। इसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी। वे सावधानियां हैं: घुटनों पर हाथ सीधे तने हुए एवं छाती तनी हुई रहेगी। जीभ बाहर निकालते समय थोड़ी सी आवाज़ के साथ श्वास मुंह से बाहर निकाल लीजिए। फिर क्षमता से अधिक गले पर तनाव नहीं डालना है एवं इस क्रिया को 2 से 5 बार तक ही करें, अधिक बार ना करें। इसके कुछ लाभ हैं। इससे गर्दन की मांसपेशियों का व्यायाम हो जाता है एवं रक्त संचरण की भी वृद्धि होती है और गले एवं फेफड़े के रोग नहीं होते हैं एवं निर्भयता आती है और अभ्यासी निडर बनता है। स्वर प्रभावी होता है। किस आसन को करने से? सिंहासन को करने से। इसके बाद है अर्ध मत्स्येंद्रासन। गोरखनाथ के गुरु मतेंद्रनाथ के नाम पर इस आसन का नाम मतेंद्रासन हुआ और मत्स्येंद्रासन का आधा भाग सरलतम रूप होने के कारण यह अर्ध मत्स्येंद्रासन के नाम से प्रचलित हुआ है। इस आसन की विधियां हैं: दोनों पैर फैलाकर बैठ जाइए और बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाहिने नितंब के पास रखिए और दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटने के पास इस प्रकार रखें कि दाहिना घुटना पेट सीने के पास आ जाए एवं बाएं हाथ को दाहिने पैर के बाहर लाकर बाईं भुजा से दाहिने घुटने की पेट की ओर दबाते हुए बाएं हथेली से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। इसके पश्चात दाहिने हाथ को दाईं ओर से कमर पर स्थापित करते हुए श्वास भरकर दाहिने कंधे से पीछे देखें। यथासंभव रुक जाइए। श्वास सामान्य करते हुए आसन को खोल दें और दूसरे हाथ पैर से दोहराएं। जिस तरह पहले किया था उसी तरह दोबारा यह प्रक्रिया दूसरे हाथ से कर सकते हैं। इसके लाभ हैं: पीठ की मांसपेशियां लचीली होती है, मेरुदंड लचीला, सीधा और मजबूत बनता है, पेट की अंतःस्रावीय ग्रंथियां स्वस्थ होती है। इसके बाद है मंडूकासन। मंडूक अर्थात मेंढक। मेंढक के बैठने जैसी आकृति बनने के कारण इस आसन को मंडूकासन कहते हैं। इसकी विधियां हैं: पहले वज्रासन में बैठ जाइए और दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर नाभि के अगल बगल स्थापित कर लीजिए। फिर श्वास छोड़ते हुए यथाशक्ति सामने की ओर झुक जाइए। सामने की ओर देखते हुए यथासंभव रुके एवं श्वास लेने की इच्छा होने पर पूर्व स्थिति में वापस आ जाए। यह प्रारंभ में 3 से 5 बार करना चाहिए। यह कौन सा आसन है? यह है मंडूकासन। इसके लाभ हैं: पेट से संबंधित विकार दूर होते हैं, पेट की स्थूलता दूर होती है, चेहरा चमकदार बनता है और नेत्र ज्योति बढ़ती है। ये कौन सा आसन है? यह है मंडूकासन। इसके बाद है वक्रासन। इस आसन में पीठ वाले भाग को वक्राकार मोड़ा जाता है, इसलिए इसे वक्रासन कहते हैं।
इसकी विधियाँ है, दोनों पैरों को सामने की ओर मिली अवस्था में फैलाकर बैठ जाइए और हथेलियाँ बगल में स्थापित कर लीजिए। पहले बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाहिने पैर के घुटने के पास जमीन पर खड़ा करें एवं 90 डिग्री का कोण बाएं पैर में बनाएं। फिर बाएं हाथ को कमर पीठ की ओर ले जाकर जमीन पर स्थापित करें। फिर दाहिने हाथ से बाएं घुटने को पेट की ओर दबाते हुए श्वास छोड़ें एवं बाएं पंजे की पकड़े यह जमीन पर स्थापित कर सकते हैं। बाईं और पीछे देखते हुए सिर एवं पीठ को यथाशक्ति अनुसार अपनी क्षमता जितनी है उसके अनुसार उसको घुमाएं। आपसे अगर नहीं हो पा रहा है तो आप बिल्कुल ना करें। श्वास लेते हुए आसन को समाप्त कर पूर्व स्थिति में आ जाएं। इसे दूसरी ओर से भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने पहले किया वैसे ही। इसके लाभ हैं, मेरुदंड लोचादार बनता है, कब्ज दूर करने में सहायक है और पाचन शक्ति बढ़ती है एवं मधुमेह रोग में लाभकारी होता है। मधुमेह संबंधित आप जानते हैं, जो डायबिटीज़ वाले होते हैं उनके लिए यह लाभकारी होता है। इसकी कुछ सावधानियां हैं। इस आसन को अपनी क्षमता के अनुसार ही करें और इस आसन को दोनों तरफ से अवश्य करें और इस आसन का अभ्यास करते समय कमर को क्षमता से अधिक नहीं मोड़ना चाहिए। इसके बाद आपका अंतिम आसन है गर्भासन। शरीर की आकृति गर्भस्थ शिशु जैसी बनने के कारण इस आसन को गर्भासन का नाम दिया गया है। इसकी विधियाँ है, पद्मासन में बैठकर हाथों को पिंडलियों और जंघा के बीच से कोहनी तक बाहर निकालकर ऊपर की ओर ले जाकर हाथों से कानों को पकड़ने का प्रयास करें या गर्दन पर स्थापित करें। यथासंभव रुक जाइए और श्वास बाहर निकालकर कानों को पकड़ लीजिए, फिर श्वास सामान्य कर लीजिए। यह कौन सा आसन होगा? यह हुआ आपका गर्भासन। इसके लाभ कौन कौन से हैं? इसके लाभ है, क्रोध को यह शांत करता है, स्नायुओं और दुर्बलता को दूर करता है और पाचन क्रिया को ठीक करता है एवं कब्ज दूर होता है। शरीर में संतुलन शक्ति को भी बढ़ाता है। इसके लिए कौन कौन सी सावधानियाँ हो सकती है? इसके लिए जिनके घुटने या कमर के निचले हिस्से में दर्द हो वे पद्मासन को नहीं लगाना चाहिए एवं यह आसन पद्मासन न लगने पर बलपूर्वक भी नहीं करें। तो यह कौन सा आसन हो गया? यह आपका हुआ गर्भासन। आज हमने क्या जाना? आज हमने कुछ आसन के बारे में जाना एवं उनको किस तरह से करना चाहिए एवं उनके करने से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं या लाभ मिल सकते हैं, तो इसके बारे में आज हमने पढ़ा। आशा करती हूँ आपको विषय वस्तु समझ आई होगी। धन्यवाद। वंदे मातरम।